हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फरवरी के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बीते सप्ताह की यानी कि 15 से लेकर के 21 फरवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी। इन्होंने स्थान लिया है मनोज आहूजा का। मनोज आहूजा जो कि इससे पहले तक सीबीएसई के अध्यक्ष थे, अब इनको भारत का कृषि सचिव बना दिया गया है। तो अब इनकी जगह पर सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसी ने हाल ही में तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। तो क्विट टोबैको नाम की जो मोबाइल ऐप है ये लोगों को तंबाकू छोड़ने में हेल्प करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके समय अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष है। गेमिंग ऐप A23 ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो A23 जो कि एक गेमिंग एप्लीकेशन है, इसको इन्होंने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान जो है ये A23 गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में लोगों को बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के कौन से शहर में आयोजित की जाएगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है ये डिसाइड करती है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। कई तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो उनके आयोजन के लिए मेजबान शहर कौन सा होगा इसका निर्धारण करती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और इसकी बैठक हर साल आयोजित की जाती है। तो इसकी जो वार्षिक बैठक होती है, हाल ही में इसका 139वां संस्करण आयोजित किया गया था चीन की राजधानी बीजिंग में, जहां पर आपको पता है हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया गया था। तो इस बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि इसकी जो नेक्स्ट बैठक होगी यानी कि 140वीं बैठक वो 2023 के अंदर भारत के अंदर आयोजित की जाएगी। तो भारत में ये कहाँ पर होगी, इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों ये भारत में दूसरी बार है जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले 40 साल पहले सन 1983 के अंदर इसकी जो बैठक हुई थी उसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो अब 40 साल बाद सन 2023 में इसकी बैठक होगी भारत के मुंबई शहर में। भारत का 100वां हर घर जिला कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का कौन सा वो जिला है जो कि हाल ही में हर घर जल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है और ये 100वां भारत का हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। तो इसका आंसर जानने से पहले आपको बता दूं कि साल 2019 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था जल जीवन मिशन और इसका लक्ष्य यह था कि साल 2024 तक भारत के हर एक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है, यानी कि पाइप्ड वाटर का कनेक्शन देना है हर एक ग्रामीण घर में सन 2024 तक। तो इसी के अंतर्गत वो सभी जिले जहां पर 100% पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो चुका है उनको बोला जाता है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से अब तक भारत के अंदर 100 ऐसे जिले हैं जिनको हर घर जल जिला घोषित किया गया है। तो जो 100वां भारत का हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है ये है चंबा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है जिसको नीति आयोग ने आकांक्षी जिला घोषित किया है, ये हाल ही में भारत का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। तो अहमदाबाद में जो बम धमाके हुए थे सन 2008 में, ये घटना हुई थी 26 जुलाई सन 2008 को। इस दिन अहमदाबाद शहर के अंदर एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए थे
और इस बम धमाकों के अंदर टोटल 56 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। तो ये जो पूरा मामला था इसकी जांच कर रही थी सीबीआई की अहमदाबाद बेस्ड एक विशेष अदालत। तो हाल ही में इसने इसके लिए जो फैसला सुनाया है उसमें बताया गया है कि टोटल 38 दोषियों को यहाँ पर फांसी की सजा दी जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस पूरे मामले के अंदर टोटल 49 लोगों को दोषी पाया था। तो इनमें से 38 लोगों को यहाँ पर फांसी की सजा दी गई है और बाकी जो 11 हैं उन लोगों को यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भारत में पहली बार है जब इतने ज्यादा लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, ये जो किताब है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी हाल ही में लिखी गई है इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। तो इसको लिखा है एक मशहूर पत्रकार ने जिनका नाम है सागरिका घोष। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 से लेकर के 19 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदराम यात्रा इनमें से कौन से राज्य के अंदर मनाया गया? तो मेदराम यात्रा जो जनजातीय उत्सव होता है ये हर 2 साल में एक बार तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। तो इस बार ये 16 से लेकर के 19 फरवरी तक हाल ही में आयोजित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मेदराम यात्रा 2022 अगर हम समारोह की बात करें तो ये 16 से लेकर के 19 फरवरी तक आयोजित किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये तेलंगाना के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब है कोया जनजाति उसके द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर 2 साल में एक बार फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें देवी समक्का और देवी सरलम्मा के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस बार के आयोजन के लिए भारत का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है इसने मेदराम यात्रा 2022 त्यौहार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है? तो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारत का अपना पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो अब हाल ही में क्या हुआ है कि इसको नेपाल के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया है। तो नेपाल जो है ये यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत का यूपीआई सिस्टम है इसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने विकसित किया है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनमें से किसे अपनी टीम का नया कप्तान अपॉइंट किया है? तो पिछले सीजन तक कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे इयोन मार्गन, लेकिन अब इन्होंने अपना कप्तान चेंज किया है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको बता दूं इस बार जो आईपीएल का सीजन होने वाला है ये इसका 15वां सीजन होगा जिसमें टोटल 10 आईपीएल टीमें खेलेंगी। मेटावर्स में खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो मेटावर्स जो कि एक वर्चुअल दुनिया है इसकी शुरुआत की है मेटा कंपनी ने। मेटा कंपनी को ही पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2021 के नवंबर के महीने में इसका नाम बदल कर दिया गया था मेटा। तो इसमें खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का जो पहला बैंक बना है ये है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो बैंक है ये अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। तो इसी ने हाल ही में मेटावर्स में खुद को लॉन्च किया है। साल 2021 के लिए दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही भारत के अंदर पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं इनके नाम पर कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि एक आपको पता होगा जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसको भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसी तरीके से और भी कई सारे संगठन हैं जो कि दादा साहब फाल्के के नाम पर पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो उसी तरीके से हाल ही में दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है एरिका फर्नांडिस को, और बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शरद मल्होत्रा को।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है। सही आंसर हो जाएगा एरिका फर्नांडिस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार अब से किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बिहार के अंदर मुंगेर जिले में एक जगह है जिसका नाम है तारापुर, और यहाँ पर 15 फरवरी सन 1932 में यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने 34 स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चलाई थी और यहाँ पर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की याद में अब बिहार सरकार हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 फरवरी। 19 फरवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किसने किया। तो हाल ही में 19 फरवरी के दिन देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में वहां के किसानों के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए हाल ही में एक साथ 100 किसान ड्रोनों को रवाना किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो 100 किसान ड्रोन हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, इनको विकसित किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप का शुभारंभ किसने किया। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था और इसी के अवसर पर भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने दिल्ली पुलिस के स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अभी तक क्या था कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो शस्त्रों के लिए यानी कि हथियारों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते थे, ये एक बुकलेट के रूप में होते थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इसको डिजिटल बना दिया है, यानी कि अब एक स्मार्ट कार्ड के ऊपर ये हथियारों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। और इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है, ये भारत की पहली पुलिस बनी है जिसने हथियारों के लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया है। तो इसका शुभारंभ किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। 20 फरवरी 2022 को इनमें से कौन से दो राज्यों ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो हर साल 20 फरवरी के दिन भारत के दो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और ये दोनों ही पूर्वोत्तर राज्य है। एक तो है मिजोरम और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये दोनों राज्य बने थे एक ही दिन और वो दिन था 20 फरवरी 1987। तो हाल ही में इन दोनों राज्यों ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन से शहर के अंदर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। यानी कि ये जो सीएनजी प्लांट है, यहाँ पर बायोमास का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। तो ये कौन सा शहर है जहाँ पर ये सीएनजी प्लांट स्थापित हुआ है। ये है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जो कि पूरे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। यहीं पर हाल ही में 550 टन पर डे क्षमता वाला ये सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। तो ये जो प्लांट है, यहाँ पर 550 टन पर डे जो ऑर्गेनिक कचरा है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर लगभग 100 टन जैविक खाद बनाई जाएगी और साथ ही में लगभग 17 से 18 टन यहाँ पर सीएनजी का उत्पादन एक दिन के अंदर किया जा सकेगा। तो ये जो प्लांट है स्थापित किया गया है इंदौर में, ये आपको ध्यान रखना है। 16 फरवरी को लोकप्रिय गायक और संगीतकार बप्पी लहड़ी का निधन हो गया। आपको बताना है कि इनका असली नाम क्या था। तो भारत के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका असली नाम था आलोकेश लहिड़ी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बप्पी लहड़ी का असली नाम था आलोकेश लहिड़ी। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में। इनकी हाल ही में डेथ हुई है 16 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की आयु में मुंबई के अंदर। बप्पी लहड़ी का प्रमुख योगदान था भारतीय सिनेमा में सिंथेसाइज्ड डिस्को म्यूजिक के उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि भारत के अंदर डिस्को म्यूजिक को इन्होंने काफ़ी लोकप्रिय बनाया और इसीलिए इनको जाना जाता है। इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर एक बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था सन 1985 में शराबी फिल्म के लिए, और फिर सन 2018 में फिल्म फेयर अवार्ड्स ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो भारत के मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। इसी तरीके से हाल ही में महान गायिका संध्या मुखर्जी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थी। तो संध्या मुखर्जी जो है, जो कि भारत की एक मशहूर गायिका थी, ये स्पेशली बंगाली म्यूजिक से जुड़ी हुई थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है।
तो ये कौन से राज्य से थी? ये थी पश्चिम बंगाल से। इनको 3 इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिले हुए थे। एक तो पश्चिम बंगाल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उसको बोलते हैं बंगा विभूषण, ये भी इनको दिया गया था। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार इनको इसी साल 2022 में देने की अनाउंसमेंट हुई थी, हालांकि इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसमें इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी पुरस्कार दिया गया था। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि आपको बताना है भारत की उस एफएमसीजी कंपनी का नाम जो कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इसका मतलब यह है कि सामानों की पैकेजिंग के अंदर जो भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इस कंपनी के द्वारा, उस पूरे प्लास्टिक को इसके द्वारा रिसाइकल किया जाता है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 27,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था और उस पूरे को यहाँ पर रिसाइकल किया गया है। 18 फरवरी को इनमें से किसने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का शुभारंभ किया है? तो 2 शहर हैं ठाणे और दीवा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में 2 एक्स्ट्रा रेलवे लाइंस का शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इससे ठाणे और दीवा के बीच में जो आवागमन है वो काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा, क्योंकि ट्रेनों को यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। निम्न में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो आईसीआईसीआई बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर और ये एक प्राइवेट बैंक है। तो इसके जो एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, इन्हीं को हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल कर लिया है। आपको बताना है कि पुनौरा धाम जो है ये कहाँ पर है। तो पुनौरा धाम जानकी मंदिर जो है ये है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, और इसको हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल कर लिया है, जिसके लिए बिहार सरकार ने कई बार अनुरोध किया था और अब इस अनुरोध को मान लिया गया है। तो भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है अब इसके स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के अंदर पुनौरा धाम जानकी मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये है बिहार के सीतामढ़ी में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के समय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। एडिडास ने इनमें से किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडिडास जो कि एक स्पोर्ट वियर कंपनी है, इसने हाल ही में मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मनिका बत्रा जो है ये दिल्ली की निवासी हैं और ये भारत की एक मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने एक नया पद बनाया है भारत के अंदर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इस पद पर जो व्यक्ति होगा उसका काम यह होगा कि जो स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं और जो केंद्र सरकार की अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से सहयोग आपस में बना रहे। और इस पद पर जो पहले व्यक्ति अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो हैं ये नौसेना के पूर्व वाइस चीफ रह चुके हैं। तो इन्हीं को हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। 18 फरवरी को आयोजित भारत यूएई वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में 18 फरवरी के दिन भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, तो इन दोनों देशों के बीच में हाल ही में वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया और इन समिट के अंदर दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। यानी कि यहाँ पर भारत का रिप्रेजेंट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी तरीके से यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने यहाँ पर यूएई को रिप्रेजेंट किया है।
तो ये जो सम्मेलन हुआ ये वर्चुअल मोड में हाल ही में आयोजित किया गया। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसी समिट का दौरान भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। कहने का मतलब भारत से जो सामान यूएई जाता है या फिर जो सामान यूएई से भारत में आता है उस पर कोई भी इंपोर्ट के दौरान टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 फरवरी को भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीईपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और यूएई ने जो हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है इस एग्रीमेंट को बोलते हैं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसके तहत लक्ष्य यह रखा गया है कि अगले 5 सालों के अंदर भारत और यूएई के बीच में जो वस्तुओं का व्यापार होगा इसको $100 बिलियन तक पहुंचाना है। यानी कि अगले 5 सालों में जो दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है ये $100 बिलियन तक पहुंचाना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 फरवरी को इनमें से किन 2 शहरों के बीच में सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो उड़ान योजना है यानी कि उड़े देश का आम नागरिक इसी के अंतर्गत भारत के 2 शहरों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करी है। ये 2 शहर हैं दिल्ली और खजुराहो। यानी कि अब दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है यहाँ तक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है और इसको शुरू किया है भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 फरवरी को भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इनमें से कौन से शहर के अंदर वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। तो भारत के मुंबई शहर के अंदर अब इस तरीके से वाटर टैक्सी चलेंगी क्योंकि हाल ही में भारत के जो पथ परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने मुंबई और नवी मुंबई के बीच में वाटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर टोटल 8 बोट्स को रवाना किया गया है। इनमें से 7 जो हैं ये स्पीड बोट हैं और एक जो इसमें कैटरमैन बोट है। जो 7 स्पीड बोट हैं इसमें कम यात्री बैठ सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से जाती है। वही जो कैटरमैन बोट है इसमें ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी लंबा समय लेती है पहुंचने में। हालांकि दोनों ही लगभग ये 1 घंटे में और ये लगभग आधे घंटे के अंदर मुंबई से नवी मुंबई का सफ़र करती है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में इस वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सरकार ने किस समय अवधि के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो NILP यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये जो नई योजना है इसको हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसको 2022 से लेकर के 2027 यानी कि 5 सालों के लिए चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के अंतर्गत वयस्क शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए और इसमें भारत के जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 15 साल और उससे ऊपर के जो भी गैर साक्षर लोग हैं उनको यहाँ पर इस योजना के अंदर कवर किया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि अब से वयस्क शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन को एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से जाना जाएगा। एडल्ट एजुकेशन को एजुकेशन फॉर ऑल बोला जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि भारत कौन से साल में G20 की अध्यक्षता करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साल 2023। देखिए अभी चल रहा है 2022 और 2022 में G20 का अध्यक्ष है इंडोनेशिया। तो नवंबर महीने के अंदर इंडोनेशिया के बाली में यहाँ पर G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। फिर इसके बाद सन 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा अपना भारत। तो भारत 2023 में जो G20 की अध्यक्षता करेगा उसी के मद्देनज़र यहाँ पर इसके कार्यक्रमों को संचालित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए हाल ही में G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसमें 4 मेंबर्स होंगे जैसे कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और G20 के जो शेरपा बनाए गए हैं पीयूष गोयल वो सभी इसमें शामिल होंगे। G20 से रिलेटेड यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 फरवरी को इनमें से किस देश की अध्यक्षता में G20 समूह के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई।
तो G20 ग्रुप जो है इसके वित्त मंत्रियों और वहाँ के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर्स के बैठक हाल ही में आयोजित की गई इंडोनेशिया की मेजबानी में। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि साल 2022 में G20 का अध्यक्ष बनाया गया है इंडोनेशिया को, तो इस साल जो भी मीटिंग्स होंगी उन सब की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। तो हाल ही में ये जो बैठक हुई है इसके अंदर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। नीति आयोग इनमें से किस डिजिटल भुगतान कंपनी के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन आयोजित कर रहा है? तो भारत का जो नीति आयोग है जो कि एक थिंक टैंक है, ये डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे के साथ में मिलकर के फिनटेक ओपन हैकाथॉन आयोजित कर रहा है। यानी कि भारत के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है इसका नाम रखा गया है फिनटेक ओपन हैकाथॉन, जिसको आयोजित किया है नीति आयोग ने फोन पे के साथ मिलकर। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने इनमें से किस द्वीप राष्ट्र में अपना दूतावास फिर से खोलने की योजना बनाई है? तो चीन को काउंटर करने के लिए हाल ही में अमेरिका ने सोलोमन आइलैंड्स में अपना दूतावास खोलने की योजना बनाई है। सोलोमन आइलैंड्स जो हैं ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित हैं और ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोलोमन आइलैंड्स। हाल ही में सीबीआई ने 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में इनमें से किस कंपनी के पूर्व सीएमडी का नाम लुकआउट नोटिस जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि जहाजें बनाती है और ये गुजरात के सूरत में बेस्ड है। तो हाल ही में इसके ऊपर 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और इसके बारे में जानकारी दी है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आरबीआई ने। तो अभी तो इस पर आरोप लगाया गया है, अभी इसकी जांच करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी होगी। तो जब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं कर लेता है तब तक के लिए यहाँ पर इसके पूर्व सीएमडी और बाकी अन्य 8 लोगों के नाम यहाँ पर सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि ये लोग देश छोड़कर भाग न जाएं। 16 से लेकर के 18 फरवरी तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 कौन सी संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेरी। दोस्तों टेरी नाम की जो संस्था है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और ये जो संस्था है ये हर साल वार्षिक स्तर पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन करती है और 2022 में हाल ही में ये 16 से लेकर के 18 फरवरी तक आयोजित की गई। इसमें विकासशील देशों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है और जलवायु संबंधी जो भी मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो हर बार की तरह इस बार भी टेरी के द्वारा हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इस बार की थीम रखी गई है टूवर्ड्स ए रिजिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो इस सम्मेलन के बारे में याद रखिएगा। और एक चीज आपसे और पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में भारत सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो घरेलू खाद्य तेलों की जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जो कच्चा पाम तेल होता है उस पर कृषि उपकर को 7.5% से घटा करके 5% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की किस सेंट्रल जेल में जेलवाड़ी FM 18.77 नामक रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो इंदौर शहर की सेंट्रल जेल है यहाँ पर हाल ही में एक रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है जो कि जेल परिसर के अंदर ही सुना जा सकता है। तो जो भी कैदी हैं यहाँ पर इस सेंट्रल जेल के अंदर उनके लिए यहाँ पर जेलवाड़ी FM 18.77 नामक एक रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है जिस पर दुनिया भर में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में इस रेडियो चैनल के ऊपर बताया जाएगा। तो इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 18.77 इसलिए रखा गया है क्योंकि इंदौर में जो सेंट्रल जेल है इसकी स्थापना हुई थी 1877 के अंदर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जेलवाड़ी FM 18.77। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2022 का फोकस देश कौन सा है?
तो हर साल भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन किया जाता है और 2022 में इसका 45वां संस्करण 28 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इसके अंदर जो फोकस कंट्री बनाया गया है ये है बांग्लादेश। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि भारत कौन से वर्ष तक भारत के कृषि क्षेत्र को डीजल फ्री बनाना चाहता है, यानी कि कृषि क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको कम्प्लीटली नवीकरणीय ऊर्जा से रिप्लेस कर दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एक्सेट्रा। तो याद रखिए कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर इसको पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा सन 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के इस समय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मशहूर भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े थे। तो सुरजीत सेनगुप्ता जो है ये भारत के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1970 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता था और उस टीम का ये हिस्सा थे सुरजीत सेनगुप्ता, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये एक फुटबॉलर थे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीक में कई सारे भारतीयों की हाल ही में डेथ हुई है जिनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व मिडफील्डर और ईस्ट बंगाल क्लब के दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि 1970 के एशियन गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत के वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन हो गया। इसी तरीके से असम के एक वरिष्ठ पत्रकार थे प्रताप बरदोलाई, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके अलावा मशहूर कन्नड़ लेखक और कवि नादोजा चेन्नवीरा कान्वी, जो कि समन्वय कवि के नाम से मशहूर थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो भी इनको प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत के मशहूर मलयालम अभिनेता प्रदीप के आर, जिनको प्रदीप कोट्टायम के नाम से जाना जाता है, ये एक मशहूर कॉमेडियन थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रदीप के आर जो हैं ये मलयालम सिनेमा से जुड़े थे। फिर इसी तरीके से कन्नड़ फिल्म उद्योग की मशहूर अभिनेत्री और थिएटर कलाकार भार्गवी नारायण की हाल ही में डेथ हो गई है। फिर इसी वीक में दो मशहूर सिंगर की डेथ हुई है। एक तो महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी, जिनको संध्या मुखोपाध्याय के नाम से जाना जाता है, इनकी हाल ही में 90 साल की उम्र में डेथ हो गई। इनको इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। फिर हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहिड़ी का निधन हो गया। इनमें से किस संस्था के द्वारा नई दिल्ली में डार्कथॉन 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो डार्कथॉन 2020 जो है ये एक हैकाथॉन है जो कि डार्क नेट के माध्यम से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, समाधान खोजने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो डार्कथॉन 2020 जो है इसको शुरू किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में एनसीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए काम करता है। तो इसी ने हाल ही में डार्कथॉन 2020 नाम का एक हैकाथॉन शुरू किया है नई दिल्ली के अंदर। तो इसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें जो पुरस्कार हैं वो भी बाद में दिए जाएंगे। जनवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये हर महीने में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित करता है। तो पुरुषों में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये है दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर कीगन पीटरसन, जो कि जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं। फिर ऐसे ही आपको बताना है कि जनवरी 2022 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया? तो विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड की हैं। तो यहाँ पर इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। नागरिक हवाई क्षेत्र के अंदर ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है?
तो दुनिया का पहला देश जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र के अंदर ड्रोन्स को उड़ाने की अनुमति दी है, ये कंट्री है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। रिलायंस जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किस फर्म के साथ में करार किया है? तो भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस कंपनी के साथ में समझौता किया है, ये लग्जमबर्ग की कंपनी है जिसका नाम है SES। तो इस समझौते के तहत जो लग्जमबर्ग की SES कंपनी है और भारत की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ये दोनों आपस में मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करेंगी, जिनमें 51% हिस्सेदारी होगी जियो की और बाकी 49% होगी SES की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। सो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी के 3rd वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 फरवरी को 2 डेज मनाए गए हैं, विश्व पेंगोलिन दिवस और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस जो है ये पेंगोलिन जो जानवर होता है जो कि एक स्तनधारी जीव होता है, इसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है और इस बार ये 19 फरवरी को मनाया गया है। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है उसकी लॉन्चिंग के डेट पर मनाया जाता है, क्योंकि ये लॉन्च हुई थी 19 फरवरी सन 2015 को। फिर इसके बाद 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। इस बार के विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम रखी गई है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर यहाँ पर इसके बाद अगला सवाल है भारतीय रेलवे 30.76 करोड़ रुपए की लागत से इनमें से किस शहर के अंदर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो भारतीय पहलवानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने डिसाइड किया है कि 30.76 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की जाएगी और इसको स्टैब्लिश किया जाएगा दिल्ली के किशनगंज में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की जाने वाली है दिल्ली के किशनगंज में, यहाँ पर भारतीय पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से किस देश के अंदर महामारी प्रतिबंधों के विरोध को संभालने के लिए पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कनाडा। तो हाल ही में कनाडा कंट्री के अंदर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे सरकार के खिलाफ, उसको रोकने के लिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। साल 1988 में इसके लागू होने के बाद ये पहली बार है जब यहाँ के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। हाल ही में सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पिछले वीक की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और भिखारियों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था स्माइल योजना। तो उसी तरीके से हाल ही में भारत के अंदर जो गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनके कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सीड योजना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, यानी कि DNT कम्युनिटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना। यहाँ पर DNT का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो हाल ही में भारत के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 16 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर विमुक्त यानी कि डी नोटिफाइड, घुमंतु यानी कि नोमैडिक और अर्ध घुमंतु यानी कि सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज हैं उनके कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के ऊपर वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक यानी कि 5 सालों के लिए टोटल 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि अगले 5 सालों तक यहाँ पर इस परियोजना के ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंदर जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं या फिर नोमैडिक ट्राइब्स हैं और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके कल्याण के लिए इस योजना के अंदर टोटल 4 घटक बनाए गए हैं।
जैसे कि इन समुदायों के जो उम्मीदवार हैं उनको बेहतर क्वालिटी की कोचिंग प्रोवाइड करके उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उनको आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उनकी आजीविका के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही मकान निर्माण के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सीड योजना के बारे में आपको याद रखना है, इसको शुरू किया है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, और ये जो योजना है ये गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए लॉन्च की गई है। 14 फरवरी को मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दी है? तो मद्रास हाई कोर्ट के अब नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। अभी तक ये इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन हाल ही में इनको मद्रास हाई कोर्ट का परमानेंट मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इनको हाल ही में शपथ दिलाई है यहाँ के तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने। एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो एयर इंडिया जो कि अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इसको हाल ही में भारत सरकार ने टाटा सन्स को सौंप दिया है। तो एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है इल्कर आईसी को। इल्कर आईसी जो हैं ये तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन्हीं को हाल ही में एयर इंडिया का CEO बना दिया गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाल ही में ये जो किताब है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। आपको बताना है किसने लिखा है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, यानी कि हम किस तरीके से नेक्स्ट पैंडेमिक को रोक सकते हैं, अगली महामारी को रोक सकते हैं। तो इस किताब को लिखा है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, इन्होंने हाल ही में किताब लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, और ये किताब लॉन्च की जाएगी मई महीने में। इस वीक में 3 इंपॉर्टेंट बुक्स चर्चा में रही जिनके बारे में आपको याद रखना है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अभी मैंने आपको बताया, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखी गई है इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, तो इसको लिखा है सागरिका घोष ने। फिर डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इसको लिखा है रो खन्ना ने, जो कि एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो बिहार खादी को प्रमोट करने के लिए हाल ही में अभिनेता मनोज तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत सरकार ने फ्री फायर समेत कुल कितनी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 54। तो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, इसने हाल ही में 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फायर समेत टोटल 54 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। 11 फरवरी को इनमें से किसने बिहार के मुंगेर में NH 333B पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार के मुंगेर में हाल ही में जो यहाँ पर नेशनल हाईवे 333B है, इसके ऊपर 14.5 किलोमीटर लंबा एक रेल सह सड़क पुल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। रेल सह सड़क पुल का मतलब है कि इसमें रेलवे लाइन भी बिछाई गई है, यानी कि उस पर ट्रेन भी चलेंगी, और ऊपर से इस पर सड़क भी बनाई गई है जिस पर गाड़ियाँ चलेंगी। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को इनमें से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर जो हैं ये साल 2017 में जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए थे, और क्योंकि अभी 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो हाल ही में इनको एक बार फिर से अगले 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए इनको जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। हालांकि आपको बता दूं, जर्मनी में जो मेन पावर होती है वो चांसलर के पास होती है, जो कि अभी के समय है ओलफ सोल्स। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, जर्मनी के चांसलर हैं ओलफ सोल्स। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना, इस पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में।
और इसका उद्घाटन किया था भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जो कि हाल ही में आयोजित किया गया है हैदराबाद शहर के अंदर। हैदराबाद शहर हाल ही में और भी कई सारे कारणों से न्यूज़ में था, जैसे कि यहीं पर भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया है, यानी कि चट्टानों को यहाँ पर रखा गया है ओपन रॉक म्यूजियम में। इसके अलावा यहीं पर ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथ ही आपको पता होगा यहीं पर श्री रामानुजाचार्य की यहाँ पर 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ऐसे ही यहीं पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की भी स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। 10 से लेकर के 14 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये हर साल 10 से लेकर के 14 फरवरी तक भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस दौरान लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और अभी के समय आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। फिर इसके बाद अगला सवाल है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन से देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का हाल ही में आयोजन किया गया और इसकी पदक तालिका में नंबर 1 कंट्री रहा नॉर्वे। नॉर्वे के बाद नंबर 2 स्थान पर रहा जर्मनी और नंबर 3 स्थान पर रहा चाइना, जो कि इसकी मेज़बानी कर रहा था, क्योंकि ये जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हाल ही में हुए हैं इनका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। तो नॉर्वे रहा नंबर 1 पर, जर्मनी रहा 2 स्थान पर, 3 स्थान पर रहा चाइना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से सिर्फ एक ही खिलाड़ी गए थे, उनका नाम था आरिफ खान। और आरिफ खान जो हैं इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग के अंदर हिस्सा लिया था, हालांकि ये कोई भी मेडल नहीं जीत पाए, यानी कि भारत ने इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल यह है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के कौन से शहर में आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर दूसरा सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जो भी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फरवरी महीने के 3rd वीक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 14 फरवरी तक की करंट अफेयर्स को कराया था, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।